नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। तो पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां जीआईएस 2023 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तीसरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कोलार को 6 लेन बनाने पर सियासत गर्मा गई है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर रीवा से है, जहां सरकारी सिस्टम एक बार फिर से शर्मसार हो गया। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां सांसद और विधायकों के साथ में प्रदेश हित में संचालित विकास परियोजनाओं की पड़ताल की जा रही है। बता दें कि श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट धाम मंडल की समीक्षा की। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने एक एक कर जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिलों से आए सांसद और विधायकों से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से आगामी 10 से 12 फरवरी को आयोजित उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा की। उन्होंने कहा कि समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देने की हमारी कार्य योजना को आशातीत सफलता मिली है। 16 राष्ट्रों में हुए रोड शो में 7,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विदेश में रोड शो की सफलता के बाद अब देश के प्रमुख महानगरों में उद्योग जगत को आमंत्रित करने रोड शो का आयोजन हो रहा है। जीआईएस 2023 यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स 2023 ऐतिहासिक होने जा रहा है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में लखनऊ से शाहिद सिद्दीकी ब्यूरो हेड हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शाहिद, जिस तरह से देखा जा सकता है कि हाल ही में यूपी जो है वो अपने नए आयाम गढ़ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि विदेश में रोड शो किया गया था और अब जो है यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे और आज फिर से एक और बैठक की गई है। बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल देवी पाटल मंडल की समीक्षा बैठक की थी। आज चित्रकूट धाम की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमीरपुर, बांदा और महोबा, उरई, जलौन तमाम शहरों के जो है विधायक, सांसद, मंत्री इस समीक्षा बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के समीक्षा बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसको धरातल पे उतारना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में रोड शो किया, उनके मंत्री नंद कुमार गुप्ता नंदी ने कल लखनऊ में रोड शो किया, चेन्नई में रोड शो हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है। मुख्यमंत्री के साथ उनके जो सहयोगी मंत्री हैं लगातार रोड शो कर रहे हैं और समीक्षा बैठक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सक्सेस हो, इसके लिए जिलों में भी जो निवेश करना चाहते हैं उद्यमी, वो भी उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिले और 7,000 करोड़ रुपए का निवेश बाहर से आ रहा है और एक बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम 10 से 12 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति और तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री, तमाम आला अधिकारी और तमाम उद्योगपति, अडानी, अंबानी, बिरला, आरो कैंड के चेयरमैन,
तमाम लोग लखनऊ में 3 दिन रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में MU साइन हो। तो उसके लिए सभी अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक करी है, चाहे वो जिले के अधिकारी हो, चाहे विकास अधिकारी हो, चाहे नगर के अधिकारी हो, तमाम लोग डेली जिलों में भी रोड शो कर रहे हैं। 10 फरवरी से पहले ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आए, इस पे मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। पूजा जी बिल्कुल, शायद ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें चिन्हांकित किया गया है कि इन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश किया जाएगा और लगभग कितने करोड़ या कितने हजार करोड़ का निवेश का लक्ष्य इस बार रखा गया है? बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहेंगे औद्योगिक विकास क्षेत्र है और लघु उद्योग क्षेत्र है और जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी हैं, चाहे जितने बड़े बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में लगनी हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे LG हो, और जितनी विदेश बड़ी कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में हर कनेक्टिविटी है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं 12 नए एयरपोर्ट बने हैं, 29 जगह जो है उत्तर प्रदेश में उड़ान भरी जाती है और 4 एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनवाए हैं। तो एक सुविधा इन्वेस्टरों को मिल रही है और इन्वेस्टर जो है ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में आएंगे तो रोजगार मिलेंगे। लगभग पूजा 7,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ चुका है और लगभग जो उत्तर प्रदेश की जो आला अधिकारी और मंत्री जो है उनका लक्ष्य है लगभग 100,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है और देखना है कि 10 से 12 फरवरी तो कितने हजार करोड़ रुपए का MOU साइन होता है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई रोड शो कर रहे हैं, निवेश को बुला रहे हैं। एक मेला लगने जा रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10 से 12 फरवरी, जिसमें देश के ही नहीं विदेश के भी जो जितने निवेशक हैं वो आएंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश लगाएंगे और इससे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का मुद्दा था, विपक्ष उठाता था, वो बेरोजगारी का मुद्दा दूर होगा। लगभग कहा जाता है 1,000 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और 24 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की है। उसमें लगातार लोग जब निवेश करेंगे और उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी दूर होगी और रोजगार भी लोगों को मिलेगा। पूजा जी, शाहिद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात के दौरान ग्रामीण अंचलों में सरकारी योजनाओं का जायजा भी ले रहे हैं, नई घोषणाओं की सौगात दे रहे हैं, मौके पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के सिहावा स्थित रेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों को लेकर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अनुसूचित क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए। बता दें कि सभी उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि प्रदेश की जनता को सारी सुविधाओं का लाभ दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से सिहावा विधानसभा के लिए कुल 72 करोड़ 56 लाख 20 हजार रुपए के 106 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। घटुला, बेलरगांव, जैतपुरी सड़क मार्गों का चौड़ीकरण, ग्राम राजपुर से कर्रा घाटी तक पक्की सड़क निर्माण, मुरमपिल्ली बांध सुरक्षा हेतु प्रोटेक्शन वाल का निर्माण कराया जाएगा एवं डिजिटल पिचिंग का सुधार कराया जाएगा।
ग्राम सिसिदा बालका नदी के कर्णेश्वर संगम मंदिर तक के तटबंध का निर्माण, बाजार पूर्वी डी में धान खरीदी केंद्र, ग्राम खैरभरी में आमा नाला नदी के किनारे तथा ग्राम गोविंदपुर में डोंगा पथरा के पास पुल निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत करैया में एवं करैया से आरमुड़ा पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत अमाली, ग्राम गुडरापारा, महुआबहारा, राजपुर और लखनपुर में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत शेड निर्माण कराया जाएगा। तो दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, बिल्कुल जैसा कि देखा जा सकता है कि साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले हम देख सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे हम बात भेंट मुलाकात कार्यक्रम की करें या फिर तमाम योजनाओं की करें। आज भी सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की, कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जी नैन्सी, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिहावा विधानसभा के दौरे पर थे, जहां पर भेंट मुलाकात का सिलसिला जो था वो जारी था। आज सुबह ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक की, उसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिहावा विधानसभा में 7,56,20,000 रुपए की जो राशि है उसके भूमि पूजन और जो कार्यक्रम वहां पर रखा गया था उसके तहत जो है विकास का किया है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कार्यक्रम बेहद खास है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 58 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और अब कुछ ही विधानसभा शेष है दौरे के लिए, जहां पर मुख्यमंत्री अलग अलग ग्रामों में जा रहे हैं, लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, वहीं अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जहां पर विकास कार्य जो हो रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो लोगों का जुड़ाव है और क्या विकास कार्य जमीनी स्तर तक पहुंच पा रहा है, इसकी पूरी जानकारी भूपेश बघेल ले रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवा में जब उनकी समीक्षा बैठक चल रही है, जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो बातें सामने आ रही थी उन पर भी उन्होंने चर्चा की। 60,000 जो जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन थे वो आए हुए थे, जिनमें से लगभग 55,000 के करीब जो आवेदन है वो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ शेष रह गए हैं, उन पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की। इसके अलावा जो जेनेटिक मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं नगर नगर गांव-गांव में, उसके बारे में जानकारी हासिल की। उसके साथ ही कानून व्यवस्था, चाकूबाजी की जो घटनाएं सामने आ रही थी, महिलाओं को लेकर जो प्रताड़ना सामने आ रही थी, उस पर भी कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी और समीक्षा बैठक में उनसे बातचीत की। तो कहीं ना कहीं हर एक वो मुद्दा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, जन जागरूकता से जुड़ा हुआ है, उन मुद्दों पर भूपेश बघेल की पौनी नजर है, कड़ी नजर है और उस पर ही आज अधिकारियों से समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वार्तालाप कर रहे थे और कई निर्णय भी लिए। इसके साथ ही वहां की जनता को ये भरोसा भी दिलाया कि सिहावा ऋषि मुनियों की भूमि है, तपों की भूमि है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि उसकी रक्षा की जाए और इसके लिए कई कड़े कदम भी उठाए जाएंगे और कई विकास कार्यों की जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें पूर्ण भी किया जाएगा। जी नैन्सी। जी निशा, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में सीएम बघेल अपनी उन तमाम मुद्दों पर नजर बनाए हुए हैं जो जनता से जुड़ी हुई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए निशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो भोपाल से है। बता दें कि कोलार चौराहे स्थित 36 मकान और 20 दुकानों को तोड़ा गया है। आपको बता दें कि 6 लेन की सड़क बननी है, इसलिए झुग्गी और दुकानों को तोड़ दिया गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल के गरीबों के साथ सरकार अन्याय न करे, इनके आवास और रोजगार की व्यवस्था तुरंत करे। पीसी शर्मा ने रहवासियों को प्लाट देकर 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए, ये कहा। साथ ही दुकानदारों को जगह और 50-50 हजार रुपए के मुआवजा देने की बात भी कही है। और आज गरीबों को तो हटा दिया। आज हमारे यहाँ पर तो 30 मीटर का मास्टर प्लान है, पर पुल के आप पार जाएंगे तो मैं समझता हूँ शायद 40 या 45 मीटर का मास्टर प्लान है। क्या वहाँ जब शुरुआत में पुल से लेके खादिम तक इनको वो जगह स्पेस मिलेगा, ये हटा पाएंगे वहाँ पर? ये चाहे पहले वहाँ पर हटाएं, वहाँ नहीं हटाएंगे। पर इनको गरीबों को परेशान करना है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। ये सरकार हितैषी बनती है गरीबों की। यहाँ पर खुद आके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहीं पर पक्के मकान बनाकर उनको दिए जाएंगे
और हम कहते हैं कि आप पक्के मकान बनाकर इनको नहीं देते और अगर इनका रोड में मकान आ रहा है तो इनको विस्थापित करें। और ये पॉजिटिव बात है। हम जो मांग कर रहे हैं ये कोई गलत मांग नहीं है। इनको मकान बनाने के लिए एक प्लॉट देना चाहिए और कुछ मुआवजा देना चाहिए। बाकी हम लोगों से जो मदद होगी हम सब कर रहे हैं, पर इस तरह का कोई भी सहयोग सरकार द्वारा नहीं हो रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि गलत है। आप लोगों को अर्जुन सिंह जी के जमाने के 84 के पट्टे हैं इनके पास, फिर दिग्विजय सिंह जी की सरकार आई उस समय के पट्टे हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई उसके पट्टे हैं। ये हर सरकार ने इनको पट्टा दिया और पट्टा देने के बाद जैसा प्रवीण भाई ने बताया ये व्यवस्थापन किया जाता है। व्यवस्थापन करना था, पूरा चिन्हित करके बेवकूफ बना दिया और उसमें आज तक वो नहीं हो रहा है। और जो और चीजें सहमत हुई थी वो काम कर नहीं रहे हैं, चाहे वो मंदिर का मामला हो चाहे मजार का मामला हो, इन सब चीजों पे कहीं कोई अच्छा वो नहीं कर रहे हैं। उनका व्यवस्था नहीं कर रहे, रोड बनेगी कैसे? पहले भाई एक दिन मंदिर आके तोड़ने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ के मंदिरों को तोड़ना चाहती है क्या? उनके नेता जो बोल रहे हैं कि अवरुद्ध कर रहे हैं कि मंदिरों को तोड़ने देंगे क्या? कोई भी मंदिर तोड़ने की बात करेगा तो हम खड़े रहेंगे। और हमने उस समय रोका। उनका मंदिरों का भी करो, मंदिर वाले भी जो है पुजारी और जो भी लोग हैं वो भी जब तैयार हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? मजार वाले तैयार मूर्तियां उठाने लगे, मूर्तियां हमने वापस खंडित कर दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है क्या कि यहाँ पे मंदिर तोड़ेंगे? तो तीसरी बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कोलार चौराहा स्थित 36 मकान और 20 दुकानों को तोड़ा गया है। बता दें कि 6 लेन की सड़क बननी है, इसलिए ये झुग्गी और दुकानों को तोड़ दिया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल के गरीबों के साथ में सरकार अन्याय न करे, इनके आवास और रोजगार की व्यवस्था तुरंत करे और साथ ही कहा कि रहवासियों को प्लाट देकर 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए और दुकानदारों को दूसरी जगह देकर उन्हें भी 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, कोलार चौराहा स्थित 36 मकान और 20 दुकानों को आज तोड़ा गया है। वजह है कि वहां पर 6 लेन रोड बननी है। क्या इन गरीबों को और क्या इन दुकानदारों को इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था क्या? इधर नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन दुकानदारों और जो वहाँ के झुग्गी वासी हैं उन्होंने अपनी सहमति दी थी। 6 लेन जो बनाया जा रहा है उसके लिए उनसे सहमति ली गई थी, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जब तक उन्हें कहीं स्थायी मकान या रहने के लिए जगह नहीं दी जाती है तब तक उनका घर ना तोड़ा जाए, क्योंकि उनके घर तोड़ दिए गए हैं लेकिन अभी उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। दुकानों का मुआवजा नहीं दिया गया है, घरों का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए कांग्रेस ने विरोध जताया है और आज पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात भी कही है कि यदि इन झुग्गी वासियों को इनका मुआवजा नहीं दिया जाता, विस्थापन के लिए इनकी जगह नहीं दी जाती है, तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और आंदोलन की राह पकड़ेगी। जी, लेकिन अगर हम बात सत्ता पक्ष की करें, जो ये मकान तोड़े गए हैं जबकि नोटिस नहीं दिया गया, हालांकि ये कहा गया है कि जो रहवासी थे उनकी सहमति से उनके मकान तोड़े गए हैं, लेकिन बिल्कुल ये लापरवाही हम कहें कि कह सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की कि बिना किसी विस्थापन के गरीबों के उन्हें के मकान तोड़ दिए गए। अब जिनके मकान टूटे हैं क्या उनके रहने के लिए कोई दूसरी जगह दी गई है? बिल्कुल ये प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि बिना आसियाने के इस ठंड में लोग कैसे रहेंगे ये सबसे बड़े चिंता का विषय है। जबकि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से ठंड कड़ाके की पड़ रही है और ऐसे में जो रहवासियों के घर तोड़ दिए गए हैं वो कहाँ रहेंगे, उनके लिए कोई ठिकाना नहीं दिया गया है। इसीलिए लगातार जो वहाँ के रहवासी हैं वो विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ में आ गई है कि पहले उनके रहने की व्यवस्था की जाए, इसके बाद ही यहाँ की अन्य झुग्गियां या दुकानें तोड़ा जाए। जी बिल्कुल। तो प्रशासन या फिर जो कार्रवाई की गई है, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इस मामले में? चूंकि आज मकान तो तोड़ दिए गए हैं, आज जो मकान टूटे हैं जिन रहवासियों के, उनके छत पर अब कोई साया नहीं है, वे अब खुले आसमान के नीचे आज अपनी रात गुजारने को मजबूर होंगे। तो क्या प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया? क्या उनके विस्थापन के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढा? देखिए, अभी तक उनके विस्थापन के लिए कोई भी स्थान नहीं है और स्थान तो बता दिया गया है कि यहाँ पे हम बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन अभी कोई किसी को विस्थापन नहीं किया गया है। वो खुले आसमान के नीचे है रहवासी, तो इसलिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है।
हालांकि प्रशासन का अलग दावा है कि बहुत जल्दी हम उनके रहने की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अभी तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई। जी कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक करेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की ओर। बता दें कि सरकारी सिस्टम पर एक बार फिर सवाल उठा है। ये सवाल उठाती एक तस्वीर रीवा जिले के हनुमाना से सामने आ रही है, जहां एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को ठेले में लेकर इलाज के लिए भटकता रहा। जिस तरह से परेशान बुजुर्ग ठेले में लेकर अपनी पत्नी को जा रहा था, उसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ वह हनुमाना कस्बा में रहने वाले रामलाल कोल का है, जो कि अपनी पत्नी को ठेले में लेटाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था। रामलाल ने बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और वह चल पाने में भी असमर्थ थी। जब कोई वाहन नहीं मिला तो वह एक परिचित के ठेले में पत्नी को लेटाकर इलाज के लिए ले गया था। रामलाल ने बताया कि हनुमाना के सरकारी अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलने के कारण उसे झोला छाप डॉक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। एम्बुलेंस नहीं आई रहा है, कौन लगा रहा है? दवाई नहीं हो गया, कहाँ लगाई? कार्ड बना है, दवाई नहीं करते हैं, जाबो कर दवाई देते नहीं है। तो ये खबर आपको रीवा से बता रहे हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को इलाज के लिए ठेले पर ले जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता राकेश शुक्ल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राकेश, हमने तस्वीरें देखी, हमने उस बुजुर्ग के चेहरे पर वो मायूसी, वो दर्द हमने देखा कि किस तरीके से एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को ठेले के सहारे अस्पताल तक लेके जा रहा है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बेहद शर्मसार करने वाला मामला जो है हनुमाना से आया है सामने, जहां पे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जो है अपनी बीमार पत्नी को ठेले पे ले जाने के लिए मजबूर हुआ। जी, एम्बुलेंस नहीं मिले के कारण उन्हें ये ठेले से ले जाना पड़ रहा है। तो क्या जो पीड़ित है उसने एम्बुलेंस को कॉल किया था, या क्या वजह रही एम्बुलेंस के ना आने की? क्या एम्बुलेंस कहीं और व्यस्त थी या फिर अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा ही नहीं है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीवा में जो है विंध्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी अस्पताल जाना माना हॉस्पिटल है, और वाकई में जो ये वीडियो वायरल हुआ है, ये काफी शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। इसमें सीएमएचओ को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर दूर दराज के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, तो वहां पे एम्बुलेंस की उपलब्धता क्यों नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेहद ही शर्मनाक ये मामला है। और क्या इस मामले के संज्ञान में आने के बाद में क्या सीएमओ ने कोई कार्रवाई की, या फिर जो अस्पताल के तमाम प्रबंधक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, या फिर जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे इस मामले से अवगत हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले से लगभग सभी को अवगत कराया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस तरीके का पहला मामला है क्या कि जब अस्पताल की एम्बुलेंस के अभाव में एक पीड़ित ठेले के सहारे मरीज को लेके जा रहा है, या फिर इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं? इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले आए हैं जो वाकई में शर्मसार करने वाले थे, जहां समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची, कई प्रसूताओं को इससे तकलीफ हुई, कई लोगों को जो गंभीर बीमार थे उन्हें भी एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। ऐसे मामले भी आए हैं। नैन्सी जी बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि इस मामले पर तुरंत ही सीएम को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बेहद ही संवेदनशील ये मामला है। तस्वीरें हम साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को ठेले के सहारे अस्पताल तक लेकर जा रहा है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।